Welcome back to our channel where we explore the fascinating world of literature. Today, we have an exciting topic to discuss the renowned author Bessie Head and her captivating work, The Collector of Treasures. यह स्टोरी एक वुमन के बारे में है जो कि अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है उसके जेनिटल पार्ट को काट के, और वो इतना से भी रिग्रेट फील नहीं करती ये करते हुए। और हमारी जो टाइटल है स्टोरी की, द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, इसका मतलब है एक इंडिविजुअल जो वैल्यूएबल थिंग्स को कलेक्ट करना पसंद करती है। यहाँ वैल्यूएबल थिंग मतलब दोनों चीज़ है, मटेरियलिस्टिक भी और स्पिरिचुअल भी। मटेरियलिस्टिक मतलब पोजीशन, सोशल स्टेटस, ये सब हो गया, और स्पिरिचुअल मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस और लव, रिस्पेक्ट, ये सब हो गया। तो डायरेक्ट सीधा स्टोरी में जंप करने से पहले हम थोड़ी ऑथर के बारे में जान लेते हैं और उनकी बैकग्राउंड, फैमिली के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो हमारी जो ऑथर है उनकी जन्म हुई थी 6 जुलाई 1937 में साउथ अफ्रीका के एक सिटी कॉल्ड पीटरमरिट्सबर्ग में। उनकी माँ थी एक वाइट वेल्दी वुमन एंड उनके जो फादर थे वो एक ब्लैक सर्वेंट थे। जब बेसी हेड ने ये स्टोरी लिखी थी उस टाइम में काफ़ी जाति भेदभाव, रंग भेदभाव, ये सब पूरे कंट्री में फैला हुआ था। तो ब्लैक और वाइट के बीच में शादी ये क्राइम माना जाता था उस वक्त। तो बेसी हेड के मदर और फादर अलग अलग क्लास के होने की वजह से बेसी हेड को फ्यूचर में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी दोनों तरफ के लोगों से, लाइक ब्लैक और वाइट दोनों की तरफ से उनको नेगलेक्ट किया जाता था। यही सब डिस्क्रिमिनेशन के वजह से वो साउथ अफ्रीका को छोड़ के बोट्सवाना में रहने लगी। वैसे तो हमारी ऑथर काफ़ी कम एज से लिखना स्टार्ट कर दिए थे, फिर जब वो बोट्सवाना में आके रहने लगी और उनके वर्क धीरे धीरे सारे वर्ल्ड में शोर मचा दिए थे, तब बोट्सवाना की गवर्नमेंट ने उनको सिटीज़नशिप दिए थे, जबकि साउथ अफ्रीका में उनको कोई सिटीज़नशिप नहीं मिली थी। वैसे तो उनकी काफ़ी फेमस वर्क्स है, उनमें से कुछ ये हैं: व्हेन रेन क्लाउड्स गैदर, मारू, अ क्वेश्चन ऑफ पावर एंड द कार्डिनल्स। बेसी हेड जिन थीम्स के ऊपर अपनी स्टोरीज़ और नॉवेल्स लिखती थी वह है रेस, जेंडर, आइडेंटिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। हमारी जो ऑथर थी वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई 48 ईयर्स ओल्ड में 17 अप्रैल को 1986 में। ओके, तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। हमारी स्टोरी द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स लिखी गई थी 1977 में और उसी साल पब्लिश किया गया था। स्टोरी की सेटिंग बोट्सवाना के स्मॉल विलेज पुलिंग में है और वहाँ की रूरल लाइफ को हमें दिखाया गया है। स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है डिकेलेडी मोकोपी, उनकी शादी एक गेरसेगो नाम के मैन से हुई है जो कि बहुत ऑप्रेसिव और एब्यूज़िव है। और दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि है केनेलेपे थेबोलो एंड पॉल थेबोलो। ये दोनों नेबर्स है डिकेलेडी मोकोपी के। डिकेलेडी मोकोपी एंड गेरसेगो मोकोपी के 3 बच्चे हैं और उनके जो नेबर है केनेलेपे थेबोलो एंड पॉल थेबोलो, उनके भी 3 बच्चे हैं। और जो कैरेक्टर्स है स्टोरी में वो हम स्टोरी को डिस्कस करते करते जान जाएंगे। ये स्टोरी द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स स्टार्ट होती है स्टोरी के बीच से, जहाँ बेसी हेड हमें हमारी प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताती है जो अपने हस्बैंड के द्वारा अबंडन और एब्यूज्ड की गई होती है। स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं हमारी जो प्रोटैगनिस्ट डिकेलेडी मोकोपी है
उनको प्रिजन ले जाया जा रहा था, बोत्सवाना के न्यू कैपिटल सिटी गैब्रॉन के प्रिजन में। डिकेलेडी के विलेज पुलिंग से उसको प्रिजन में ले जाया जा रहा था। इस लॉन्ग डे जर्नी की वजह से वो काफ़ी टायर्ड हो गई थी। जब वो प्रिजन में पहुंची तो उसके क्राइम को मैनस्लॉटर के तौर पे रिकॉर्ड किया गया। फिर उनको जेल में डाल दिया गया और वहाँ जो वार्ड्रेस थे वो उनके मजाक उड़ाते हुए बोली कि ये होंगे 5th महिला जो कि अपने हस्बैंड को मर्डर करने की वजह से जेल में डाला गया। और ये भी बोली कि ये आजकल का फैशन बन गया है अपने हस्बैंड को मारना। फिर डिकेलेडी चुपचाप अपने सेल में जाके बैठ गई और अगले दिन सुबह जब उनकी मुलाकात और जो 4 औरत थी उनके साथ उनकी सेल में उनसे बातचीत हुई, अपने बारे में बताए, उनके बारे में जाने। वो जो 4 औरत थे उनमें से एक का नाम था की बॉनी, जिनके साथ हमारी प्रोटैगनिस्ट की काफ़ी अच्छी दोस्ती बन जाती है। और जो 3 थे वो उसमें से एक थे ऑटसेट्सुई, गैलीबॉय एंड और एक थे उनके नाम था मोनवाना। उनकी जब बात होती है तो डिकेलेडी को की बॉनी पूछती है कि उनका नाम टीयर्स क्यों रखा गया, क्योंकि डिकेलेडी मतलब टीयर्स होती हैं। तो वो उसके रिप्लाई में कहती है कि ये इस उनके मम्मी के नाम से रखा गया है, जिनकी डेथ हो जाती है जब डिकेलेडी 6 इयर्स ओल्ड थे। और उनके फादर का तो उनके जन्म हुई थी जिस साल उसी साल उनका डेथ हो गई थी। डिकेलेडी थोड़ी सी सॉरो फील करती है अपनी क्राइम की वजह से, जो कि था मर्डर बाय कस्टरेशन, मतलब उन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था उनका प्राइवेट पार्ट काट के। फिर वो 5 औरत अपने कामों में लग जाती है। आपको पता होगा प्रिजन में सबको काम दिया जाता है, जैसे इस स्टोरी में लड़कियों के लिए नीटिंग, सीविंग, वेबिंग ये सब था और लड़कों के लिए वुड कटिंग था। जब वो 4 औरतों ने डिकेलेडी को सीविंग, नीटिंग इतने अच्छे से करते हुए देखे, वो लोग काफ़ी शॉक हो गए क्योंकि वो काफ़ी एफिशिएंट थे उन सब कामों में। और डिकेलेडी ने अपने एफर्ट से ही उनके तीनों बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। और वो अपने गांव में दूसरों के लिए सीविंग, नीटिंग, वेविंग और रूफ थैचिंग ये सब करके पैसा कमाते थे और अकेले ही अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। अपने हस्बैंड से कोई मदद नहीं लेती थी, ना फाइनेंशियली कोई मदद और ना ही इमोशनली कोई सपोर्ट वगैरह, कुछ भी नहीं। उनके हस्बैंड ने तो उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, ना उनके लिए ना उनके बच्चों के लिए। और उसी गांव में रहता था बट दूसरे औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में और ड्रिंक वगैरह में अपना पैसा बर्बाद करता था। ये सब डिकेलेडी की बॉनी को बता रही होती हैं। फिर जब वो बताती है कि एक दिन वो अपने हस्बैंड को अप्रोच करती है उसके बड़े बेटे के सेकेंडरी स्कूल के फ़ीस के लिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के फ़ीस तो वो खुद भर देती थी लेकिन सेकेंडरी स्कूल की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए वो चाहते अपने हस्बैंड को बोल के ताकि वो कुछ हेल्प करे। ये सब सुन के डिकेलेडी को बहुत दुख होती है। वो सोचती है कि डिकेलेडी की लाइफ कितनी हार्ड है, कितनी चैलेंजिंग है, लेकिन डिकेलेडी के लिए उसके दिल में एक रिस्पेक्ट आ जाती है। और हमारी डिकेलेडी यही सब चीज़ों की कलेक्टर है, कंपैशन, रिस्पेक्ट। ऑथर हमें हमारी प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताने के बाद स्टोरी के सेकंड सेक्शन में आते हैं, जहाँ सोसाइटी के 2 काइंड ऑफ मेन के बारे में बताया गया है। एक तरह के मेन वो है जो अपने वाइफ के साथ जानवरों की तरह सेक्स करता है, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसानों की तरह ट्रीट भी नहीं करता, बस
अपने हवस मिटाने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और दूसरे तरह के जो मेन हैं वो अपने वाइफ को रिस्पेक्ट करता है। सोसाइटी के किसी को अब अगर कुछ भी ज़रूरत हो या कुछ भी चीज़ों की हेल्प चाहिए हो, वो आगे आके हेल्प करता है। और बिल्कुल भी पैसा ड्रिंक वगैरह में वेस्ट नहीं करता। वो पैसे अपने फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करता है, उनकी ज़रूरत पूरी करने में। जो फर्स्ट काइंड ऑफ मैन है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रोटैगनिस्ट के हस्बैंड गेरसेगो मोकोपी। और जो सेकंड टाइप के मैन है उसको रिप्रेजेंट करता है पॉल थेबोलो, जो कि उसके नेबर है। पॉल थेबोलो और उसकी वाइफ केनेलोपे थेबोलो वो लोग डिकेलेडी के गांव में रहने आए थे जब पॉल डिकेलेडी के गांव के किसी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। और उनको एक प्लॉट मिली थी डिकेलेडी के घर के पास ही, और वो लोग वहाँ अपने घर बनाए। और डिकेलेडी ने उनको हेल्प की थी रूफ थैचिंग में और घर के सामान वगैरह में। और डिकेलेडी उनके घर के काम भी कर देती थी और उनके बच्चों के लिए ड्रेस भी बनाती थी। तो ये और एक भी पैसा नहीं लेती थी। तो ये बात पॉल को अच्छी नहीं लगती थी कि वो इतनी काम करती है, अपनों बच्चों का ख्याल रखती है, फिर उनके बच्चे के लिए भी कपड़े वगैरह बनाती है, काम करती है। तो पॉल ने सोचा कि उनको इसके बदले वो कुछ हाउस होल्ड गुड्स दे दिया करेंगे। और डिकेलेडी भी इसमें राज़ी हो गई। डिकेलेडी और केनेलोपे थेबोलो में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर जब डिकेलेडी अपने हस्बैंड के बारे में उसको बताते हैं तब कि केनेलोपे बोलती है कि पॉल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उनका बहुत ख्याल रखती है, रिस्पेक्ट करता है और उनकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी है, सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी है। और केनेलोपे कि डिकेलेडी को अपने सेक्स लाइफ के बारे में बताती है डिटेल्स में। और फिर वो तो अपने हस्बैंड को डिकेलेडी को गिफ्ट करने के लिए भी रेडी हो जाती है ताकि वो सेक्स लाइफ कैसी होती है, कितनी अच्छी होती है जान पाए। लेकिन डिकेलेडी मना कर देती है। वो बोलती है कि इतनी बड़ी गिफ्ट वो नहीं ले सकती उससे। ये जान के कि पॉल जैसे मैन एग्जिस्ट करती है, ये एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस थी डिकेलेडी के लिए। ये इसके बाद डिकेलेडी सोचती है कि गेरसेगो को अप्रोच करे, लेकिन सेक्स के लिए नहीं, वो अपने बड़े बेटे का सेकेंडरी स्कूल का फ़ीस देने के लिए, क्योंकि उसके बड़े बेटे अब सेकेंडरी स्कूल में जाने वाला है जो कि प्राइमरी स्कूल के फ़ीस से ज़्यादा है सेकेंडरी स्कूल की फ़ीस, इसीलिए। और डिकेलेडी सोचती है कि ये कोई किसी तरह की फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगी गेरसेगो के ऊपर, क्योंकि बाकी सब तो वो खुद मैनेज कर लेती हैं। फिर जब डिकेलेडी गेरसेगो को इसके लिए पूछती है तब गेरसेगो डिकेलेडी के ऊपर उल्टा सीधा एलिगेशन लगा देता है और उल्टी सीधी बातें भी बोलती है कि पॉल के साथ उसके रिलेशनशिप है, सेक्सुअल वगैरह, और काफ़ी गंदी बात बोलती है। किसी भी औरत के लिए कुछ भी किया जा रहा है तो उसके बदले में सेक्स मिलना चाहिए, जो कि वो अपने एलिगेशन में प्रूफ भी करता है जब वो डिकेलेडी को बोलता है कि तुम पॉल से ग्रेन वगैरह ले रहे हो तो इसके बदले में ज़रूर पॉल को सेक्स मिल रहे हैं। इससे उसको प्रॉब्लम नहीं है कोई कि डिकेलेडी के साथ वो सेक्स कर रहा है, लेकिन वो बस ये नहीं सोच सकता कि एक मैन और वुमेन में सेक्स के बिना भी कोई रिलेशन हो सकता है या कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। फिर जब डिकेलेडी को कांटेक्ट करता है गेरसेगो उसके बच्चे का स्कूल फीस देने की पॉसिबिलिटी के लिए,
तब वो डिकलेडी को बोलता है कि एक हॉट बाथ प्रिपेयर करके रखने को और खाना वगैरह बना के रखने को। डिकलेडी को पता था कि वो नहाने के बाद पक्का उसके साथ सेक्स करना चाहेगा और सेक्स करने के बाद वो उसको पैसा दे भी सकता है और पैसा नहीं भी दे सकता है, और जो कि ये एक अच्छी डील नहीं थी डिकलेडी के लिए, क्योंकि उसको पता था वो अगर पॉल को इसके लिए बोलेगा तो वो सेक्स जैसा कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि स्कूल फीस का सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेक्स तो प्यार के साथ किया जाता है। और इस टाइम जब डिकलेडी को गेर्सेगो से कुछ ज़रूरत है, तब गेर्सेगो अपना पावर दिखाएगा डिकलेडी के ऊपर। फिर जब गेर्सेगो आता है उसके घर, वो नहा वहा के फिर ड्रिंक वगैरह करता है और काफ़ी ड्रिंक कर लेता है, तो फिर बेड पे जाके सो जाता है। सोचता है कि डिकलेडी भी आएगी, लेकिन डिकलेडी बेड के नीचे से एक बूचर नाइफ निकालती है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। डिकलेडी बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होती है कि अब उसको जेल ले जाया जाएगा मैनस्लॉटर के केस पर। उसने बस ये रियलाइज़ कर लिया था कि वो अब नहीं जी सकती है ऐसे। और फिर पुलिस वगैरह आते हैं, उसको ले जाते हैं और पॉल उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगा, बिल्कुल अपने बच्चों के जैसा। और डिकलेडी फिर अपने लाइफ के दूसरे स्टेज में चल जाती है। इस टाइम जेल में की बॉनी उसको ये भी पूछती है कि उसने ऐसे आदमी को शादी ही क्यों किया। डिकलेडी बताती है कि उसके मम्मी पापा के डेथ के बाद उसको अपने अंकल के साथ रहना पड़ता था, जो कि उसको बिल्कुल सर्वेंट की तरह ट्रीट करता था। तो वो अपने अंकल से पीछा छुड़ाने के लिए उसके अंकल के दोस्त गेर्सेगो से शादी कर लिया था। उसको लगा था यही एक ऑप्शन है अपने अंकल से पीछा छुड़ाने का, लेकिन वो एक और मुसीबत में पड़ गई थी। वैसे तो उसके इस मैरिज ने ही उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था और वो बिल्कुल भी अपने लाइफ को इतनी बुरी भी नहीं सोचती थी। वो जैसे हमने देखा ओपनिंग पैसेज में कि वो कितने अच्छे से अपने जेल लाइफ में एडजस्ट कर लेती है, अपने कामों को कितने अच्छे से करती है। और डिकलेडी यही सब चीज़ों का कलेक्टर है, रिस्पेक्ट, कंपैशन और छोटी छोटी खुशियाँ। रीडर्स को लग सकती है कि ये मतलब ट्रेजर्स कहाँ है, ये तो हार्ट ब्रोकन है, इतनी मुश्किल, इतनी हार्ड लाइफ है उसकी और जेल में जाना पड़ा, अपने हस्बैंड को मर्डर करना पड़ा, इतनी मतलब दुख ही दुख है। लेकिन डिकलेडी के लिए जो इन सब चीज़ों से उसने सीखा और जो दूसरों के साथ उसकी बॉन्ड बनी, डिक केनेलेपे और की बॉनी और पॉल थेबोलो जैसे आइडियल मैन की रिस्पेक्ट अर्न किया उसने, ये सभी उसके लिए एक ट्रेजर्स की तरह है। आई होप मैं आप लोगों को ये स्टोरी समझा पाई हूँ। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है आपको इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। And thank you for watching this video to the end.